सीरत बेगम आज अपने इतने बड़े घर में अकेली रह गई थी और दीवारों को तक रही थी। वही घर जो कभी लोगों से भरा होता था आज सिर्फ सन्नाटा था और ये सन्नाटा उन्हें काटने को दौड़ रहा था। इनका बेटा जरार जो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया था और इनका सबसे बड़ा सहारा भी था, वो इनको छोड़कर जा चुका था। लेकिन उन्हें अपनी बेटी जीनिया की फिक्र खाई जा रही थी। वो सोच रही थी कि उन्होंने अपनी अना और दौलत की हवस में क्या कुछ नहीं खो दिया। और आज उनके पास दौलत तो थी मगर बांटने वाला कोई नहीं था। उन्हें रह रहकर तारी थी जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से कुचल दिया था। इंसान का जब गरूर टूटता है ना तो उसे वो लोग याद आते हैं जिन्हें उसने कभी हकीर समझा था। सीरत बेगम ने आज बहुत बड़ा फैसला किया। वो बोझल कदमों के साथ चलती हुई समरीन के घर की तरफ रवाना हुई। वही समरीन जो फरियाल की माँ थी और जिसे सीरत बेगम ने हमेशा नीचा दिखाया था। वो समरीन बेगम के दरवाजे पर पहुंची और उनके हाथ कांप रहे थे। समरीन बेगम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और सामने सीरत बेगम को इस हाल में देखा तो वो दंग रह गई। सीरत बेगम की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी बल्कि एक हारी हुई खातून नजर आ रही थी। सीरत बेगम ने बगैर कुछ कहे समरीन का हाथ थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगी। समरीन, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बद दुआओं ने मेरा घर उजाड़ दिया है। मैं तुम्हारी यतीम बच्ची पर बहुत जुल्म किया, इसे हर कदम पर जलील किया, लेकिन कुदरत ने आज मुझे नीचा दिखा दिया है। मैं खुद जलीलो ख्वार हो रही हूँ। समरीन का ये देख कर दिल भर आया। उसने संजीदगी से जवाब दिया, भाभी मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन शायद ऊपर वाला सब कुछ देख रहा था। आपने फरियाल की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आज आपका अपना बेटा ज़रार आपसे दूर हो गया है। सीरत बेगम वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उन्हें समझ आ रहा था कि दूसरों को दुख दिखाने की सज़ा हमेशा दुनिया में भी मिल जाया करती है। दूसरी तरफ शहराम के घर के हालात भी एकदम बदलने वाले। जीनिया ने अपनी मक्कारी से नौकरानी यास्मीन को पूरी तरह अपने कब्जे में कर रखा था। इसे भारी रकम देकर फरियाल के खिलाफ उकसा रही थी। एक दिन फरियाल जब ऑफिस से थकी हुई हारी घर पहुंची, इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अंदर क्या तमाशा लगा हुआ है। सीरत बेगम लाउंज में बैठी गुस्से में तिल मिला रही थी। जैसे ही फरियाल इनके करीब जाकर सलाम किया तो निशात बेगम ने गुस्से से जवाब दिया, फरियाल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो जीनिया वाले रंग ढंग शुरू कर दिए हैं। मैंने यास्मीन के जरिए तुम्हें सुबह ही कहलवाया था ना कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी तुम ऑफिस चली गई थी। तुम्हें इस घर की और मेरी कोई फिक्र नहीं है। निशात बेगम का गुस्सा देखकर फरियाल के तो होश उड़ गए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ही ये क्या सफाई दे, क्योंकि वो तो किसी ने उसे कुछ बताया ही नहीं था। फरियाल ने डरते हुए कहा कि आंटी खुदा की कसम मुझे यास्मीन ने कुछ नहीं बताया। मैं सुबह जब जा रही थी तो यास्मीन ने से खुद पूछा था कि घर में सब कुछ ठीक है ना, तो उसने कहा था कि हाँ घर में सब कुछ ठीक है फरियाल बेगम। तो मैंने उससे कहा कि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, तो उसने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप चली जाएँ। उसने मुझे ये नहीं बताया था कि आपने उससे कहलवाया है कि मैं आज ऑफिस से ऑफ ले लूँ। निशात बेगम जब यास्मीन को आवाज़ देकर बुलाया तो यास्मीन बड़ी मकाराना खामोशी के साथ वहां आकर खड़ी होगी और इसकी नज़रें झुकी हुई थीं, मगर इसके दिमाग में जीनिया का सिखाया हुआ सबक चल रहा था। यास्मीन ने झूठ बोलते हुए कहा कि बेगम साहबा मैंने फरियाल को मना किया था, बल्कि इसके रास्ता भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा कि घर के कामों से ज़्यादा मेरी मीटिंग अहम है। यास्मीन को यह सफ़ेद झूठ सुनकर फरियाल का पारा सातवें आसमान तक पहुँच गया। इसे समझ आ रहा था कि ये नौकरानी जानबूझकर निशात बेगम को इसकी नज़रों में गिराना चाहती है। अभी यही बहस चल रही थी कि अचानक शहराम वहां पहुंच गया और काफी देर दरवाजे पे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। शहराम यास्मीन की तरफ देखकर कड़क कर बोला, यास्मीन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस घर में झूठ की कोई जगह नहीं है। सच सच बताओ कि तुम ये सब कुछ किसके कहने पे कर रही हो। शहराम का रौब देखकर यास्मीन के हाथ पांव फूल गया। वो डर के मारे रोने लगी। इसने रोते हुए सारा सच उगल दिया। कैसे जीनिया ने इसे हर हफ्ते पैसे देती थी ताकि वो फरियाल को ससुराल वालों के सामने नीचा दिखा सके। निशात बेगम ये सुनकर दंग रह गई कि यास्मीन जो इतने वक्त से उनके घर काम कर रही है इस तरह उनको दगा भी दे सकती है, और उनके दिल में जीनिया के लिए नफरत और बढ़ गई। उधर दानिश की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। अभी से जीनिया की हर बात पर शक होने लगा था। इसने एक दिन जब जीनिया सो रही थी तो दानिश ने इसका मोबाइल चेक किया और कुछ ऐसे पैगामात मिले जिससे साबित हो गया कि जीनिया अब तक शहराम को हासिल करने के ख्वाब देख रही है। दानिश का गुस्सा दीवानगी की हद तक पहुंच गया था और जीनिया की आंख खुली तो दानिश ने इसका मोबाइल इसके मुंह पर मारा और धारते हुए बोला कि तुम जैसी औरत किसी की नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम्हारे दिमाग में अभी तक शहराम का भूत सवार है। दानिश ने इस वक्त जीनिया को तलाक देकर घर से निकाल दिया और जीनिया जो महलों के ख्वाब देख रही थी एकदम से सड़क पर आ गई और इसकी माँ को फ़ोन किया, मगर इसे पता चला कि सीरत बेगम की तमाम प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई है और बाकी जो बचा कुचा था वो शीरीन लेकर उड़ी है। वो लाखों रुपए लेकर लंदन फरार हो गई थी जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। अब दोनों माँ बेटी को सर छुपाने की जगह नहीं थी और ना ही खाने की 2 टाइम की रोटी थी।
जीनिया जो थी अब दर बदर ठोकरें खा रही थी, खस्ता हालत में। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठी रो रही थी कि अचानक एक चिमचमाती हुई गाड़ी वहाँ आकर रुकी। ये शहराम की गाड़ी थी। शहराम ने जब जीनिया को फटे हुए कपड़ों में और बदहवास देखा तो उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं आया। जीनिया जिसे वो शहराम को देखा तो वो दीवाना वार इसके पाँव में गिर गई और माफ़िया मांगने लगी। शहराम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है, अब मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं रहा। शहराम का दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था, एक बार फिर पिघल गया और जीनिया को सहारा देकर उठाया और तसल्ली दी और मदद कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शहराम ये नहीं जानता था कि जीनिया की ये बेबसी उसका एक नया रूप है। वो शहराम की ज़िंदगी में फिर से शामिल होकर तूफान बर्पा करना चाहती है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जीनिया को देखकर इस तरह उसकी मदद करनी चाहिए थी या उसको छोड़ देना चाहिए था कि तुमने मेरे साथ ज़िंदगी में इतना कुछ किया, फरियाल के साथ इतना कुछ किया, मेरी बहन के साथ किया, तो मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम जो कुछ आज तुम जहाँ खड़ी हो वो अपने ही गुनाहों की वजह से खड़ी हो। और दूसरी तरफ सीरत बेगम जो हैं वो शीरी सब कुछ उनका ले उड़ेगी और जो उनका प्लाज़े में भी जिस तरह ड्रामे में दिखाया गया कि उनकी प्लाज़े में भी आग लग गई है और बेटे ने कितनी बदतमीज़ी से उनसे बात की है, जिस तरह उनकी कज़न ने जीनिया की कज़न ने फ़ोन पे बात करवाने की कोशिश की सीरत बेगम के साथ और कितनी बदतमीज़ी के साथ, कितना रूड उसने बात अपनी माँ के साथ करने की कोशिश की कि मैं इस तरह की बदतमीज़ी दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगा। आगे अब देखिए ड्रामे में क्या होता है, किस तरह सज़ा मिलती है, किस तरह दिखाया जाता है कि जीनिया को किस तरह से सज़ा मिलती है। मेरे ख्याल में तो पूरी तरह गुरूर जो है दानिश इसका तोड़ देगा और इसे इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि जो कुछ वो दूसरों के साथ करती आई है और मगाबाते अमल इसके साथ अब स्टार्ट हो चुका है जीनिया के साथ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।